नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश का विस्तार। और उनके साथ-साथ हमने उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी लगा लिए थे। इसी क्रम में आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें ब्रिटिश की जो नीतियाँ हैं और उन नीतियों में आर्थिक नीतियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन आर्थिक नीतियों में ये समझना है कि ब्रिटिश के द्वारा जब बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की जो संधियां हुई, उन संधियों में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की कंपनी ने। इसी उद्देश्य से कंपनी को कर प्राप्त करने के लिए कुछ भू राजस्व नीतियों को लागू किया गया। उन्हीं भू राजस्व नीतियों के अंतर्गत हमको 3 नीतियों को डिटेल में पढ़ना है, समझना है। कंपनी 1765 से पहले जो है एक व्यापार करने वाली कंपनी थी। इसके बाद उसने जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। और इसी क्रम में उन्होंने कुछ भारतीय जमींदारों और कुछ स्थानीय लोगों के माध्यम से कर वसूलने का काम प्रारंभ किया। शुरुआत में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये जो 3 व्यवस्थाएं थीं, उससे पहले भी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में कुछ 1 वर्षीय योजना लागू की थी, जिसके माध्यम से किसानों से टैक्स वसूला गया था। बाद में इस 1 वर्षीय योजना को पंचवर्षीय योजना में तब्दील किया गया, लेकिन 1792 में जाकर के इसी व्यवस्था को परमानेंट सेटलमेंट अर्थात स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जा रहा है। तो इसी स्थायी बंदोबस्त को हमें ध्यान से समझना है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो ये क्षेत्र है, जैसे कुछ बातें प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा कि 1772 में पंचसाला बंदोबस्त का आरंभ किया गया। ये 5 साल के लिए था और ये व्यवस्था जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी। इसको ध्यान रखेंगे। ये प्रारंभ का मामला है, शुरुआत का मामला है। 1786 में इन्होंने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की, जो टैक्स रखने की, प्राप्त करने की, उन सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम करता था। तो जो इसी पंचसाला व्यवस्था को 1792-93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस तत्कालीन गवर्नर जनरल हैं, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, जिसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये था कि ये जमींदारों के साथ एक लंबे समय तक के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा था, स्थायी परमानेंट किया जा रहा था। इस व्यवस्था के अंतर्गत आप देखिएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र, इन एरियाओं में, इन क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और उस समय के टोटल एरिया का जो था मामला, वो 19% क्षेत्र पर लागू था। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन तीनों व्यवस्थाओं के क्षेत्र अलग-अलग हैं, इन व्यवस्थाओं को स्थापित करने वाले लोग अलग-अलग हैं, इनका एरिया कुछ परसेंटों के हिसाब से वो भी अलग-अलग है। कमीशन के द्वारा इस तरह की चीज़ें कई बार पूछी गई हैं, तो उसको ध्यान रखना है। हमने कहा कि स्थायी बंदोबस्त किसानों के साथ एग्रीमेंट ना करके ये जमींदारों के साथ एग्रीमेंट किया गया था। जमींदार से कहा गया था कि आप जो है किसानों से टैक्स वसूलिएगा, कर वसूलिए और इसी में से कुछ भाग अपने पास रखिएगा और शेष भाग जो कंपनी को जमा करिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन जमींदारों के साथ एग्रीमेंट क्यों किया? तो जमींदारों के साथ एग्रीमेंट करने का रीजन ये था कि कंपनी चाह रही थी कि भारत में हमको एक मध्यस्थ वर्ग प्राप्त हो जाए, क्योंकि कंपनी और भारतीय किसानों के बीच कम्युनिकेशन की एक समस्या थी। कंपनी इन प्रशासनिक व्यय से बचना चाहती थी, जो अनावश्यक व्यय था। तो कंपनी जमींदारों के माध्यम से कर प्राप्त करना चाहती थी। इन जमींदारों को भारत के ग्रामीण क्षेत्र या वहाँ से जो उपजाऊ भूमि थी, इन सब की जानकारी थी, कहाँ से कितना टैक्स मिलता है या प्राप्त हो सकता है। तो ये कंपनी के लिए फ़ायदे में था। इसलिए कंपनी ने किसान और कंपनी के बीच जमींदार को चुना गया कि जमींदार जो है किसानों से टैक्स वसूलेगा और वो कंपनी को देगा। उसी प्रक्रिया में कुछ परसेंटेज डिसाइड किया गया था, जिस तरीके से, वैसे मैंने कहा कि राजस्व का 1/10% हिस्सा जो था वो जमींदार के पास जाएगा और 10/11वां भाग जो है कंपनी के पास जाएगा। इसी नंबर को ध्यान रखिएगा कि 1/10 भाग जो है वो जमींदार लेगा और उसका जो 10/11वां भाग है वो कंपनी के पास जाएगा। इस व्यवस्था में इतना हमने समझा कि टैक्स जमींदार वसूलेगा किसान से और फिर जमींदार उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा कमीशन के तौर पर और कंपनी के पास जो उसका जमा कर देगा।
इस व्यवस्था में ये एक नियम लागू किया गया था, इस नियम को ध्यान रखेंगे, सूर्यास्त का नियम, इसको सनसेट लॉ बोलते हैं, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त के नियम का मतलब ये था कि जिस जमींदार से जो एग्रीमेंट किया गया है, समझौता किया गया, उस जमींदार ने निश्चित तिथि के आधार पर यदि कर नहीं दिया, कंपनी को टैक्स नहीं दिया, तो उस जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, अर्थात किसी दूसरे जमींदार को या किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सूर्यास्त का नियम। और इस सूर्यास्त के नियम से बड़े स्तर पर बंगाल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों की जमींदारी नीलाम की गई, है ना, कंपनी के द्वारा दूसरे जमींदार को ट्रांसफर की गई। तो आप जब 1857 की क्रांति पढ़ रहे होंगे तो उस क्रांति में बहुत से सारे भारत के जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे होंगे, विरोध में खड़े होंगे। उसका रीजन यही था कि कंपनी ने उन जमींदारों की जमीनें जो है ट्रांसफर कर दी थी। तो ये मामला ध्यान रखेंगे, सूर्यास्त का नियम। तो ये स्थायी बंदोबस्त ध्यान रखिएगा किन क्षेत्रों पर लागू था, इसमें जमींदार प्रमुख बनाया गया था, सूर्यास्त का नियम लागू था, कितना हिस्सा कंपनी और जमींदार का था। स्थायी बंदोबस्त में एक समस्या आने लगी थी कि जमींदार जो हैं, जैसे जब क्या नाम है, ये सूर्यास्त के नियम के तहत जब जमीनें ट्रांसफर की जाती थी तो उस नीलामी के दौरान जमींदार ही अपने लोगों को उसमें ऐड कर देते थे, बैठा देते थे, वो जमीन की बोली लगाते थे और खुद ही खरीद लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के द्वारा जमीनें ट्रांसफर तो की जा रही थी सूर्यास्त के नियम के तहत, लेकिन रियल वास्तव में वो जमीन ट्रांसफर हो नहीं रही थी, क्योंकि जमींदार के लोग ही उसको ले लेते थे, अर्थात वो जमींदार के पास ही रह जाती थी। इससे हो ये रहा था कि कंपनी की इनकम नहीं बढ़ रही थी, और क्योंकि जमींदार जानता था मैं टैक्स नहीं दूंगा, कंपनी जो उसको सूर्यास्त के नियम के तहत उसको ट्रांसफर करेगी, वो फिर मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से व्यवस्था पूरी तरीके से एक असफल नजर आ रही थी। इसलिए कंपनी ने फिर दूसरी व्यवस्था को शुरू किया, जिसको कहा जा रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इनके द्वारा 1820 में इसको लागू किया गया था, 1820 के समथिंग में। हालांकि इससे पहले जो थॉमस मुनरो हैं, इन्होंने मद्रास में 1792-93 में इसको लागू किया था। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, मुनरो व्यवस्था, क्योंकि सबसे पहले थॉमस मुनरो के द्वारा इसको लागू किया गया था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही हम लोग मुनरो व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और थॉमस मुनरो उसके फाउंडर भी कहलाते हैं। सबसे पहले इन्होंने, जब ये मद्रास के गवर्नर थे, तो उस समय उस मद्रास वाली एरिया में इसको प्रयोग किया था। लेकिन 1820 में कैप्टन रीड इनके सहयोगी हैं, उनके माध्यम से फिर कई सारे क्षेत्रों में, या मैं कहूँ कि ये जो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर लागू किए जाने वाली जो व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था आपके 12 महल, मद्रास, बंबई, बंगाल, असम और कुर्ग, इतने सारे क्षेत्रों में लागू की गई थी। अगर टोटल एरिया को हम देखेंगे तो वो था आपका 51% क्षेत्र पर, अर्थात ये तीनों व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर लागू थी। इसमें एक बड़ा अंतर यह था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कंपनी और किसान के बीच एग्रीमेंट किया गया था, अर्थात जमींदार को बिचौलिया के माध्यम से, या जमींदार जो बीच में था कंपनी के, उसको हटा दिया गया था। अब सीधा टैक्स कंपनी किसान से प्राप्त कर रही थी, अर्थात जमीन का मालिक या भूमि का मालिक किसान को बना दिया गया था। अब किसान अपनी भूमि बेच भी सकता था, गिरवी रख सकता था, पूरी तरीके से वो जमीन का मालिक था। इसीलिए इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जा रहा है। लगान की दर 33% से लेकर के और जो 50%, 55% तक रखी गई थी। लगान की दर अधिक होने की वजह से, ये दर बहुत ज़्यादा थी, तो किसान इस व्यवस्था को, इसके माध्यम से टैक्स पे नहीं कर पाता था। इस वजह से व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। रीजन ये था कि पहले जमींदार और किसानों के बीच में सामंजस्य होता था। अगर टैक्स कभी नहीं होता था तो जमींदार जो है, किसान अपनी तरफ से टैक्स जमा करता था, क्योंकि जमींदार और किसान एक ही गांव या आसपास के लोग हुआ करते थे। अब कंपनी के अधिकारी और किसान दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है, तो यहाँ कंपनी के अधिकारियों के द्वारा किसान का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाएगा। अगर वो टैक्स नहीं दे पाता था तो वो जमींदार से, किसी और से ऋण लेता था, लोन लेता था, फिर किसान का जो है, वो कंपनी का जो है टैक्स अदा करता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का किसान को उसका मालिक तो जरूर बनाया गया, लेकिन इस व्यवस्था में किसानों का शोषण सबसे ज़्यादा हुआ। किसान जो है जमींदारों के ऋण ग्रस्त हो गए, ऋण के जाल में फंस गए, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को बढ़ावा दिया गया। इसी परंपरा में आप जब किसान आंदोलन देख रहे होंगे तो उसमें एक दक्कन विद्रोह का नाम आता है। 1875 में, 1875 में दक्कन
प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है उसके लगभग किसानों ने इस रैयतवाड़ी व्यवस्था से परेशान होकर के बड़े स्तर पर जमींदारों के खिलाफ में एक विद्रोह किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया, इस वजह से व्यवस्था में भी कमजोरी नजर आ रही थी। उसी के बाद जो है कंपनी ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। क्लियर है? महाल, जैसे मैंने कहा ना, रैयत का अर्थ होता है किसान, ध्यान रखिएगा, रैयत का अर्थ होता है किसान, तो किसान के साथ एग्रीमेंट था, है ना। और यहाँ कहा जा रहा है महालवाड़ी, तो महाल शब्द का अर्थ होता है गांव, ग्राम। ठीक, तो महालवाड़ी व्यवस्था में किसी एक किसान के साथ एग्रीमेंट नहीं किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था में लगभग संपूर्ण गांव के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है। कंपनी और एक पूरा गांव, इनको मिलाकर के कहा जा रहा है महालवाड़ी व्यवस्था। तो एक पूरा गांव मिलकर के कंपनी को टैक्स अदा करेगा, इसमें यह कहा जा रहा है। ये महालवाड़ी व्यवस्था आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर, खासकर ये पंजाब का जो क्षेत्र है ना, और ये व्यवस्था आपके आगरा, उस समय के आगरा प्रांत में भी लागू थी। क्लियर है? टोटल क्षेत्र जो देख रहे हैं आप वो 30% पे एरिया पर है ना। यूपी कमीशन के द्वारा सवाल पूछा गया है कि इन तीनों व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा क्षेत्र पे कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो ध्यान रखिएगा 51% एरिया पर लागू है कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना। महालवाड़ी व्यवस्था मैंने कहा गया कि जो भूस्वामी पूरा गांव, ग्राम समुदाय को बनाया गया। टैक्स की जो दर थी वो इतनी 30 से लेकर 66%, यहाँ भी टैक्स की दर बहुत ज्यादा थी। तो ये आप देख रहे हैं ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियां, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, इसकी कुछ अपनी विशेषता हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा ही जाता है, कोई ना कोई हर तरीके से। मेंस में भी कई सारे सवाल आते हैं कि ये व्यवस्था जो है ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियों को समझाइएगा, तो ये शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग जो हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था और इनके बाद जो है आगे की बात करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत और भी सारी चीजें शामिल थी। जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण, एक टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण। मेंस में सवाल आता है इस पर, कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है ना, क्या है, इसको क्यों लागू किया जा रहा है, ये सवाल समझना है। और दूसरी बात समझना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब ये हुआ कि जो भारत में प्रारंभ से प्राचीन और मध्यकाल में जो परंपरागत फसलें होती थीं, उन परंपरागत फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब परंपरागत फसलें क्या होती हैं, तो परंपरागत कृषि या परंपरागत जो फसलें थीं, ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स थीं, परंपरागत फसलें, इन परंपरागत ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स थीं, उनके स्थान पर वाणिज्यिक, कमर्शियल, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, तो इसकी एक परिभाषा हो सकती है कि परंपरागत फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों को पैदा करना ही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। अब परंपरागत फसलें कौन सी होती हैं, तो जिनको हम एक आसान शब्द में कह सकते हैं खाद्यान्न फसलें, जितनी भी होती हैं, जितनी भी फूड क्रॉप्स जो फसलें हैं, खाद्यान्न, खाद्य फसलें, और खाद्य फसलों के अंतर्गत गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, सरसों, इस तरीके की फसलें आती हैं। क्लियर है? तो जो खाद्यान्न फसलें थी हमारी, गेहूं, जौ, चावल, सरसों, दाल आदि, इनके स्थान पर वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जा रहा है। अब वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत देखिए ब्रिटिश ने किस चीज को बढ़ावा दिया, तो चाय, कॉफी, अफीम,
अफीम, कपास, कॉटन आदि की फसलें। चाय, कॉफी, अफीम, कपास, इन फसलों को कहा जा रहा है वाणिज्यिक फसलें। इन वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा। तो कृषि का वाणिज्यिकरण शब्द क्लियर है। क्या है ये वाणिज्यिकरण कृषि का? तो परंपरागत फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों को पैदा करने की प्रक्रिया ही कृषि का वाणिज्यिकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर जो अधिक मूल्य वाली जो किस्में होती हैं, फसलें होती हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि जो चाय, वो गेहूं, जौ, गन्ना, सरसों के स्थान पर चाय, कॉफी, अफीम और कपास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सवाल है कि इस व्यवस्था को लागू क्यों किया जा रहा है ना? तो इसी बात को हमें समझना है कि इसको क्यों लागू किया जा रहा है। तो देखिए, कंपनी की जितनी भी नीतियां पढ़ेंगे आप ईस्ट इंडिया कंपनी की, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो प्रशासनिक नीति हो या कोई और नीति हो, इन नीतियों के अंतर्गत कंपनी का एक ही उद्देश्य था, वो था आर्थिक लाभ कमाना। ठीक, इन जैसे मैंने कहा भी, हम लोगों ने जो आर्थिक नीतियां पढ़ी, उन आर्थिक नीतियों का परिणाम ये था कि ब्रिटिश ने भारत से जो के टैक्स प्राप्त किया, कर प्राप्त किया, उस कर से ही ब्रिटिश ने अपना व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उसी कर से जो भू राजस्व प्राप्त हो रहा था, उसी के माध्यम से अपने विलय विस्तार को बढ़ावा दिया। उसी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों का जो वेतन पेमेंट दिया जाता था। इसी व्यवस्था को आगे चल करके धन निष्कासन का सिद्धांत कहा जा रहा है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। भू राजस्व नीतियों से कंपनी ने जो है अपना अत्यधिक लाभ कमाया, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आर्थिक नीतियों के माध्यम से भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अकाल जैसी कंडीशन बाहर देखने को मिलेंगी हमें। इसी का जो है परिणाम कहा जा रहा है। तो कृषि का वाणिज्यिकरण क्यों लागू किया जा रहा है? तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि ब्रिटिश अत्यधिक लाभ कमाना चाहते हैं, क्योंकि खाद्यान्न फसलों से अधिक लाभ नहीं होता था, अधिक चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, तो अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। क्योंकि खाद्यान्न फसलों के स्थान पर कीमतें कम मिलती थी और वाणिज्यिक फसलों के स्थान पर कीमतें ज़्यादा मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि कंपनी जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय 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 व्यापार को संतुलित करना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करना चाहती है। इस बात को समझिए कैसे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था, जैसे एक ट्रायंगल एरिया में समझते हैं, ये भारत का क्षेत्र है। तो भारत के ये वाला एरिया जो था, कपास पैदा होता था और चीन से जो है कंपनी को चाय प्राप्त होती थी। तो चीन से चाय प्राप्त होती थी, भारत से कॉटन प्राप्त हो रहा था। तो कंपनी के लिए भारत के व्यापार से प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। समस्या थी चाय से चीन के व्यापार को लेकर। कंपनी को जो ज़्यादा खरीदने के लिए पेमेंट करना पड़ता था। तो कंपनी चाह रही थी कि हम चीन से जो है चाय के व्यापार को कम करें और चीन में अफीम के व्यापार को बढ़ावा दें। कंपनी ने वही काम किया इस नीति के माध्यम से कि चाय का पैदावार भारत में करवाई। क्लियर है? चाय की खेती को भारत में बढ़ावा दिया। असम, और ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, इस वाले एरिया में, वहाँ भारत से चाय का निर्यात ब्रिटेन को किया, जिसका फायदा ये हुआ कि अब चीन से चाय के निर्यात में कमी आ गई। क्लियर है? दूसरी बात, भारत में अफीम पैदा कर करके अफीम का निर्यात चीन में कर दिया गया, तो उससे आर्थिक लाभ मिल रहा है कंपनी को। और पहले क्या हो रहा था कि चीन से अत्यधिक चाय निर्यात करने की वजह से कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा था। तो ये व्यापार संतुलन का मतलब ये था कि कंपनी ने भारत में तो चाय को बढ़ावा दिया, चाय की कृषि को बढ़ावा दिया, और जो चीन से जो है भारत से ही अफीम भेजा गया, अफीम के व्यापार को बढ़ावा दी। क्लियर है? आई बात समझ में? भारत से चाय के व्यापार को बढ़ावा दिया तो चीन से निर्भरता कम हो गई। क्लियर है? और भारत में अफीम पैदा की, उसको चीन में निर्यात कर दिया गया, तो व्यापार बढ़ गया। इसको कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करना चाहती है, इसलिए भारत में चाय या वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगली बात ध्यान रखेंगे कि कंपनी जो है भारत में वाणिज्यिक फसलों को लागू कर करके अत्यधिक कर प्राप्त करना चाहती है। जैसे किसान खाद्यान्न फसलों के स्थान पर जब वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देंगे तो उनकी वाणिज्यिक फसलों की कीमतें ज़्यादा होंगी। जब कीमतें ज़्यादा होंगी तो किसान की इनकम भी ज़्यादा होगी। किसान की इनकम ज़्यादा होगी तो वो कंपनी को कर भी अदा कर पाएगा या ज़्यादा कर पाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि कंपनी उससे अपना आर्थिक लाभ या कर अधिक प्राप्त करना चाहती है। एक रीजन और ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न ब्रिटेन में खाद्यान्न को बढ़ावा देना चाहती थी।
इस आर्थिक नीति का उद्देश्य, ये कृषि के वाणिज्यीकरण का उद्देश्य ये भी था कि भारत से खाद्यान्न फसलों का निर्यात किया जाए और उनके माध्यम से ब्रिटेन के खाद्य जो आवश्यकताएं थी उनको भी पूरा किया जाए। तो एक मामला ये भी नजर आ रहा है। ये मेंस में सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य थे, इसको कंपनी ने भारत में क्यों लागू किया, क्यों लागू किया, इसका क्या उद्देश्य था, दोनों के सेम आंसर होंगे, है ना। अब मामला है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव क्या पड़ा, तो एक दो लाइन में समझ लेते हैं। जब कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तो भारत में खाद्यान्न फसलों की कमी आई। पहला पॉइंट है, जब कृषि खाद्यान्न फसलों के स्थान पर जब वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया गया तो सीधा प्रभाव जो है भारत में खाद्यान्न पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि किसान अब खाद्यान्न फसलों के स्थान पर कौन सी फसलें पैदा करने लगे थे, वाणिज्यिक फसलें। और वाणिज्यिक फसलें पैदा की जाएंगी तो सीधा मतलब था कि खाद्यान्न फसलों में कमी आई। जो खाद्यान्न फसलें थी, फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलों में कमी आई। ठीक, पशुओं के लिए चारा, पशु चारा में कमी आई, है ना। दूसरा, जब खाद्यान्न में कमी आ रही, पशु में कमी आ रही है, तो इसका मतलब अकाल, बड़े स्तर पर अकाल बढ़ रहा है। क्लियर है, अकाल जैसी कंडीशन देखने में मिल रही है। कृषि के वाणिज्यीकरण से किसान जो है ऋणग्रस्त होता चला जा रहा है, किसान ऋणग्रस्त हो गया है। ठीक, किसान ऋणग्रस्त क्यों हो रहा है, क्योंकि किसान वाणिज्यिक फसलों को पैदा करने के लिए जमींदारों से लोन लेता था, ऋण लेता था, और अगर फसल, क्योंकि किसान को फिक्स मूल्य मिलता था, इस वजह से ये किसान लोन नहीं चुका पाता था तो लंबे समय तक उस ऋण जाल में फंसा रहता था। किसानों की ब्याज दरें बहुत अत्यधिक हुआ करती थी, है ना। वो 10 रुपये देते थे, 100 रुपये बता दिए जाते थे, किसान पढ़ा लिखा नहीं था, तो पूरा किसान ऋणग्रस्त होता चला जा रहा है। इसी ऋणग्रस्तता के बारे में कहा जा रहा है कि गरीबी नजर आ रही है। क्लियर है, और मैं हिस्ट्री के लिए एक आपको निष्कर्ष बहुत अच्छे बता देंगे। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि इस अकाल की, इस कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारतीय किसान को गरीब बना दिया। क्लियर है, क्योंकि उस समय लगभग भारत कहाँ बसता था, गांव में बसता था। अगर किसान गरीब अर्थात भारत गरीब, तो इस कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारत की, संपूर्ण भारत को गरीबी के जाल में धकेल दिया। क्लियर है, और अकाल, फेमाइन, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ ध्यान रखिए, पशुओं के चारे की वजह से पशुओं की मृत्यु हो रही है, पशु मृत हुए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पशुओं की मृत्यु किसान की मृत्यु के बराबर है। क्लियर है, इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, ये प्रभाव ध्यान रखिएगा। और उसमें मैंने कहा कि निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखा जा सकता है, तो मैंने कहा कि भारत उस समय किसान गरीब हो रहा था, और किसान क्योंकि उस समय पूरा भारत गांव में बसता था, और किसान गरीब अर्थात भारत गरीब। दो लाइन में लिख के स्टेटमेंट को आराम से क्लियर किया जा सकता है। एक और स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, ये अकाल की वजह से हो क्या रहा था, पशुओं की डेथ हो रही थी, तो यहाँ कहा जा रहा है कि पशुओं की मृत्यु किसान की मृत्यु है, किसान की मृत्यु थी या है। क्लियर है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, पशुओं की मृत्यु किसान की मृत्यु है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई पशुओं के डेथ करने से किसान की रीढ़ की टूट जा रही है, किसान का सारा व्यवसाय खत्म होगा, क्योंकि पशु ही एक माध्यम था जिसके माध्यम से खेत की जुताई होती थी। क्लियर है, ठीक, पशु ही एक माध्यम था जिससे फसल बोई जाती थी, पशु एक माध्यम था जिसके माध्यम से फसलों की जो है ढुलाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, ढुलाई हो रही है, व्यापार हो रहा है। क्लियर है, अगर पशु की ही डेथ हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, अर्थात उस समय कृषि के लिए पशु एक अनिवार्य तत्व था, पशु बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगर ये सारी समस्या होगी तो वो हो जाएगा। दूसरी बात ये थी कि पशु जो हैं, जो दूध, किसान को दूध मिलता था, और दूध से बने हुए उत्पाद किसान को प्राप्त होते थे। पशुओं के बारे में कहा जा रहा है उस समय कि पशु चलते फिरते जो हैं खाद्यान्न हुआ करते थे, है ना। पशुओं से जो है ऊन प्राप्त होती थी, जहाँ वस्त्रों का मामला था, पशुओं से जो है मांस या मीट प्राप्त हो रहा है। क्लियर है,
तो उस समय के लेवल पे कहा जा रहा है कि अगर पशुओं की मृत्यु हो रही है तो वो किसान की मृत्यु थी, क्योंकि पशु पर किसानों की उस समय निर्भरता पूरी तरीके से मौजूद थी, जिसके माध्यम से कृषि की जा रही थी। तो ये जिसको हम कह रहे हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण भारत की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत आप जो देख रहे हैं कि भारत की आर्थिक नीति पूर्णतः औपनिवेशिक थी। क्लियर है, पूर्णतः औपनिवेशिक थी। इसी का मतलब ये हुआ कि पूर्णतः लाभ के उद्देश्य से की जा रही थी। भारत को औद्योगिक राष्ट्रों के लिए कच्चे माल का उत्पादक तथा विनिर्मित वस्तुओं का बाजार बनाना एवं ब्रिटिश उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। क्लियर है, तो ये समझिए ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक और बनी बनी वस्तुओं का आयातक बना दिया गया था। इसी को कहा जा रहा है कि भारत में कुटीर और शिल्प उद्योग समाप्त हो गए, पतन हो गए। दूसरा मामला देखिए, इसका परिणाम भारत में कृषि प्रधान देश था कि तो अंग्रेजों के शासन के परिणाम स्वरूप कृषि, कुटीर, हस्तशिल्प एवं व्यापार में गिरावट आई, जो मैंने ऊपर बताया। क्लियर है, कृषि, कुटीर, हस्तशिल्प, व्यापार में गिरावट आई, जिससे कृषि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। ब्रिटिश आर्थिक नीति के चरण जो है कंपनी की आर्थिक नीति का एक अधिकार था, सिद्धांत विषय पर हावी हुए। 1833 में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट कहा जा रहा है उसकी बात हो रही है। कंपनी के स्वतंत्र व्यापार प्रणाली को स्थापित किया गया। इसका मतलब ये था कि दूसरे व्यापारियों को भी अनुमति दी जा रही है। कंपनी व्यापार क्षेत्र समाप्त हुई, 1838 का मामला था। क्लियर है, अंग्रेजों ने भू राजस्व की दरों को बढ़ाया, उत्तरदायी कारक थे। कृषि, अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण किया, वाणिज्यीकरण किया, जो हमने पढ़ लिया। ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत में उद्योगों का पतन हुआ, भारत का धन इंग्लैंड स्थानांतरित हुआ। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हुआ, है ना, कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने, जो मैंने कहा ना कि भारत का पैसा ब्रिटेन की तरफ जा रहा था, उसी का मामला है। धन निष्कासन का सिद्धांत, तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में ये टॉपिक भी है ना। ध्यान रखेंगे, इसके प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने 1867 में डेप्थ, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, ध्यान रखेंगे, ये इनकी पत्रिका थी, जिसमें इन्होंने इंग्लैंड में इसको प्रतिपादित किया था, पार्लियामेंट में ही रखा था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ही। और द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें भी भारत में बात हुई थी, ध्यान रखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1867 में इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया नामक पत्रिका में ये धन निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसी के क्रम में एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि 1896 में कोलकाता सेशन कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है, और इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को अनुमति दी गई, या उस पर जो है सहमति दी गई थी। ये दो डेटें थोड़ी सी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसी क्रम में इसमें धन निष्कासन के जो सोर्स थे, किस तरीके से चीजें बाहर जा रही थी, तो लूट से, बंगाल में लूट हो रही थी, है ना। लूट कैसे हो रही थी, जैसे आपने पढ़ा था कि प्लासी के युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को निजी तौर पर बहुत सारा धन या पैसा दिया जा रहा है ना। और उसी क्रम में आप देखिएगा कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो इलाहाबाद की संधियों से सिराजुद्दौला अवध के नवाब थे, उनसे 50 लाख रुपए जुर्माना लिया जा रहा है। आगे आप देखिए टीपू सुल्तान से 1792 में जो ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम हुई थी, श्रीरंगपट्टनम संधि हुई, उससे आप देखिए टीपू सुल्तान जो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया कंपनी ने। तो जो लूट हो रही थी, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार लगातार मिल रहे थे। नजराना, है ना, मैंने कहा जी, जो उपहार अधिकारियों को बंगाल के जमींदार या वहाँ के नवाबों से बड़े स्तर पर उपहार नजराने दिए जाते थे, ये भी लूट का पार्ट था। वेतन भत्ते, भारत के राजस्व से जो पैसा प्राप्त हो रहा था, वो पैसा वेतन भत्ते के तौर पर दिया जा रहा था। क्लियर है, इस कंपनी के अधिकारियों को पेंशन भी दी जा रही है ना। और निवेश कहाँ किया जा रहा है, रेलवे में, है ना। चाय बगानों में वहां निवेश किया जा रहा है। लाभांश जो मिलता था, उसका ब्याज, ठीक। सार्वजनिक ऋण, कंपनी जो ऋण लेती थी। सरकारी व्यय, जो युद्ध का खर्चा होता था, युद्ध प्रशासनिक खर्चा होता था, प्रशासन, ये सारे जो चीजें हो रही हैं। तो धन निष्कासन के जो सोर्स हैं आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कौन कौन से सोर्स इसमें शामिल हैं, किस तरीके से भारत का धन भारत से निकल करके बाहर जा रहा था। अब इस धन निष्कासन के प्रभाव क्या पड़े, तो हमने कहा कि औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ। क्लियर है, उत्पादन का ह्रास हुआ,
कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और कर में वृद्धि, जिससे गरीबी, भुखमरी और अकाल जैसी कंडीशन नजर आ रही हैं। मैंने कहा ना, गरीबी और अकाल में वृद्धि हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ, पूंजी निर्माण में बाधा हुई, आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा। और एक और बड़ा कारण है, ध्यान रखिएगा, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, तो कृषि में किसी भी प्रकार का नवाचार कंपनी के द्वारा या जमींदारों के द्वारा नहीं किया गया। तो इस तरीके से भारतीय कृषि उद्योग आदि में बड़ा स्तर पर पिछड़ापन का प्रभाव पड़ा, आज पिछड़ गए पूरी तरीके से। क्लियर है? तो ये जो है आर्थिक नीतियों के अंतर्गत हमने 3 टॉपिकों की बात की है। इसी के अंतर्गत जो है ध्यान रखिएगा, आगे से हम लोग कंप्लीट करेंगे।